Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome to all of you in this online session of this class 8 of mathematics. And we already discussed the unit number 2 in the chapter number 12, exponents and power. So yesterday's we discussed a number of things regarding the laws of exponent and everything. So today we just get it the reviews of it, and then after we will move on to the next point. So let us start with this. Just yesterday we discussed about the NCERT पेज नंबर 195 में जो चीज़ मेंशन की थी वो कल भी मैंने एक्सप्लेन की थी. If you not writing in your fair book, just you have to write down this all these three things because of simplify and write in exponential form. मैंने ऐसा आपको बोला था. कल सिर्फ इतना ही होमवर्क दिया था जिसका होमवर्क लगभग ऑलमोस्ट सभी का क्लियर हो गया है. बट अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस ऑल थ्री थिंग्स ऑफ इट. इज इट ओके? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. So some of the problems on the laws of exponent just we have to discuss today. Problems on the laws of exponent. First of find the values. ये सभी examples जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन टूडेज होमवर्क. ये सभी होमवर्क्स में लिखना ही है. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस ऑल दिस थिंग्स इन टू योर रफ बुक. रफ बुक में ही आज सेंड करना है. आज कोई भी चीज़ मैं जब तक ना बोलूँ तब तक की चीज़ आपको फेयर बुक में मेंशन नहीं करनी. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यूज आपको फाइंड करनी. वो कैसे करना है कि यहाँ पे वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है ना, x+1 इज देयर. स्क्रीन में शायद ये सभी चीज तभी नहीं दिखाई देती है जब उसको बिगर फॉर्म में नहीं हम देखते. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट -5 रेज टू x+1 इंटू -5 रेज टू 5 इज इक्वल टू -5 रेज टू 7. अब इसमें सिर्फ आपको x+1 की वैल्यू फाइंड करनी है. आप देख सकते हो ये सभी में आपका बेस जो है वो -5 ही है. तो सभी में -5 है, मतलब हम बेस को कंसीडर ना करें तो एक मेथड ऐसी भी होती है कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो ऐसे ही लिख दो x+1, क्योंकि सभी का बेस -5 इक्वल है. तो x+5 लिखा. फिर इसमें ये दोनों बेस है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्सपोनेंट का क्या होगा? एडिशन होगा. तो पहले मैंने लिखा x+1 प्लस -5 का सेकेंड टर्म में एक्सपोनेंट क्या है? 5 है, इज इक्वल टू यहाँ में 7 लिख सकता. अब उसी को सिर्फ हमें क्या करना है? सिंप्लीफाइड करना है. तो x को यहाँ पे रखो, बाकी सबको उस साइड पे ले जाओ. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 7 तो ऐसे है ही. 5+1 यानी 6 को इस तरफ लाएंगे तो वो प्लस है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस. तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती है 1. तो ये आपका आंसर हो गया 3 स्टेप में. आपकी x की वैल्यू क्या आई? 1 आई. अब देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं कि उसने कैसे आंसर हमें कंप्लीट किया है. अब इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो ये पूरी मेथड से आपको बताएंगे, बट ये थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है. बट मैंने जैसे ही बोला उसको ऐसे कर लेना है. तो इसमें फर्स्ट स्टेप्स हुआ. सेकंड स्टेप्स में हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया. आपको पता है कि x+1 एंड 5+7 को हम यूज़ कर लेते हैं. तो इस तरह से सेकंड स्टेप्स इसमें दिखाई दिया और फोर्थ स्टेप्स में आया. तो यहाँ आपका जो मैंने पहले सिखा दिया था वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपको याद रह गया. ये सभी स्टेप्स याद ना रहे तो मैंने जो मेथड अभी मैंने बताई उस तरह से आप कर सकते हो. जब इस टाइप के इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तब सभी में बेस यदि इक्वल है, यहाँ पे बेस -5 -5 -5 तीनों जगह पे, तब उसके एक्सपोनेंट का टोटल होता है, वो याद रख लो. तो x+1 + 5 इज इक्वल टू 7. तो जैसे ही पहला स्टेप ऐसे लिख दिया तो x+6 इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 1. तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट वन, जब सेकंड स्टेप्स को आप यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड पे -5/7 है, तो इस तरह से भी आप कंपेयर कर सकते हो ये दोनों को.
कि जैसे कि यहाँ पे आप देखो और यहाँ पे देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड का आप यूज करो तो -5 के ऊपर x + 1 है +5 है, और राइट हैंड साइड पे आपका -5 के ऊपर 7 है। तो क्या हो जाएगा, -5 मतलब x + 1 और 1 का हम टोटल कर दो तो x + 6 आएगा, और सामने -5/7 ही है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो x की वैल्यू हम जैसे ही रखेंगे, क्योंकि हमारी x की वैल्यू क्या हुई है 1, तो -5 के ऊपर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 है, 5 और 2 दोनों का टोटल हो जाएगा, तो -5/7 आएगा, जो हमारे राइट हैंड साइड में भी -5/7 है। तो मतलब ऐसा है कि फोर्थ स्टेप में, मतलब जैसे आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तब आपको x की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख भी देनी है और चेक करना है कि ये जो 1 की वैल्यू x में हमने रखी, इसके चलते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है। यदि इक्वल हो जाता है, then we can say that this answer is correct, x = 1। so हमें स्टेप 4 में कोई भी मेथड से करो, बट फोर्थ स्टेप्स यू विल बी वेरीफाइड विथ इट, उसको वेरीफाई कर देना है। इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। नाउ सेकंड वन, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ये तीन को आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। -1/7 raised to -5 divide with -1/7 raised to -7 and is equal to -7 raised to x। ये तीन आपको अभी पहला जो क्वेश्चन करा है वो, और ये तीन, ये भी आपको आज होमवर्क में प्रैक्टिस के साथ करना है। ये सब की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे, इतना आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब आपको एडवांटेज भी मिलेंगे। सो लेट अस मूव ऑन इट दिस 3 क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस आप करोगे जो जहाँ पे भी आप यूज़ करते हो, कि सपोज आप मैंने यूज़ किया फर्स्ट स्टेप -1/7, तो उसका दोनों का बेस तो -1/7 ही है, बट उसका एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो दोनों के बीच में कौन सा रूल यूज़ होगा, a⁻m डिवाइड विथ a⁻n। तो ये दोनों के बीच में, दोनों एक्सपोनेंट के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, तो -5 माइनस उसके रूल का है और -7 ऑलरेडी है, तो -5 माइनस -7, और इज इक्वल टू तो आपका -7 रेज़ टू x है ही। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1/7 के ऊपर -5 -7 -5 +7 हो जाता है, तो +7 यानी 5 में से 7 गया तो कितना बचता है 2, पॉजिटिव है तो इसीलिए वो पॉजिटिव रहेगा। इज इक्वल टू -7/x, ये स्टेप्स आगे बढ़ा। अब -1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो -7 हो जाता है। -7 हुआ तो उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। तो -1/7 का रेसिप्रोकल होता है -7, और 2 का रेसिप्रोकल -2, सो -2 इज इक्वल टू -7/x। अब यहाँ पे देखो दोनों बेस इक्वल हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, सीधा ही कंपेयर कर लेना है, बेस को भूल जाओ, सामने सामने जो डिजिट दिखती है वही लिख लेनी है, x इज इक्वल टू -2। अब ये हो गया, अब उसको कंपेयर भी कर लेना है, अपनी तरह से कंपेयर कर लेना है, यह हर एक क्वेश्चंस का आंसर अपने रफ में लिख लेना। तो दिस इज योर सेकंड वन, ये आप ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे आंसर है ही, बट यू हैव टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन। अपने आप प्रैक्टिस करो, जितना अपने आप हो जाता है, दैट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग वेल। थर्ड है यहाँ पे, सो दैट इज ऑल्सो बी गिवन विथ द क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे दिया गया है सभी का आंसर। सो यू हैव टू ट्राइड आउट दिस 3 एंड फर्स्ट total 4 questions you have to solve today, and you have to write in rough book and more practice of these 4 questions, and then you have to send in today's homework. Is it clear? Now let us use exponent to solve a word problem। अभी यहाँ पे word problems में भी एक दो हम देख लेते हैं कि how can we solve it। A newborn bear weighs 4 kilograms, here given that
How many kilograms will a 5-year-old bear weight if its weight increases by the power of 2 in 5 years? अब इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हमें पहले इक्वेशंस को समझना है, चार प्रोसीजर से समझना है, कैसे करना है कि हमें अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम के लिए पहले गिवन और फाइंड क्या करना है वो बता देना है। गिवन पार्ट्स यहाँ पे दिया गया कि वेट ऑफ द न्यूबॉर्न बियर इज 4 किलोग्राम, ओके, दैट इज अवेलेबल हियर, and weight increased by the power of 2 in 5 year. नेक्स्ट 5 ईयर में 2 के पावर से उसका वेट बढ़ रहा है। एंड विच थिंग्स वी हैव टू फाइंड वेट ऑफ 5-year-old बियर। हमें क्या फाइंड करना है कि हमें 5-year-old बियर का वेट फाइंड करना है। तो ये चीज हमें गिवन और फाइंड। So let us move on to the strategy for it. The weight, how will you express this situation using the exponent here? The weight of the newborn bear increased by the power of 2 in 5 years. So the weight of the 5 years old bear will be 4:2. मतलब 5 years में कितनी कंसिडरेशन 4 kg का है और it is into up to the 2 years. So weight of the 5-year-old bear will be 4:2 kilograms हुआ। Similar way, solve the equations. Weight of the 5-year-old bear, that is we already discussed, that is 4:2. So 4 into 4 कितना होता है 16 kg. So verify with answer. 5 years एज है, नो न्यूबॉर्न बियर का 4 kg होता तो आफ्टर 5 years वो क्या होता 16 kg होता। तो हर ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 4 का। तो 4 पहले का 4 kg एंड 5 years 4:2 so 16 kg। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप मेंशन कर सकते हो। So let us move on to the next point. So now this practice questions from your supplementary book, that is 1.2 to 1.5, ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन आज ही होमवर्क में भी कंप्लीट करनी है। जो मैंने 4 आगे क्वेश्चन दिए वो भी आपको होमवर्क में करने हैं और दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको आज होमवर्क में करने हैं जो भी मैंने आज बताया है। So that things you have to cover in today's homework, practice question 1.2 to 1.5। कैसे करना है, जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्प्लेड 1.2 1.3। 1.2 इसमें आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन एक्सप्रेशंस में। आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है बट आप तभी आंसर देखेंगे जब आपको पता न चले। टिल यू हैव टू पॉज योर वीडियो, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर फेयरबुक, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 1.1 आपने ऑलरेडी पहले लिख लिया है उसके बाद आपको फेयरबुक में भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.2 एंड 1.3 लिखना है। तो फिर से मैं बोल दूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मैं बोलूं वो सभी आपको फेयरबुक में ही मेंशन करना है। जब आपको होमवर्क कोई ऐसा स्पेसिफिकली बोलूं कि रफ बुक में करना है उसी को ही रफ बुक में करो, अदरवाइज एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन योर फेयरबुक डायरेक्टली जब उसका सॉल्यूशन दिया गया है। यदि सॉल्यूशन नहीं दिया गया तो ही आप रफ बुक में लिखिए और देन आफ्टर यू सेंड इट, ओके। तो 1.3 एंड 1.3 सॉरी 1.2 एंड 1.3 ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ से आपको करने हैं। और मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे M4 और M6 आपका आंसर आता है तब आपको उसको वेरीफाई भी करना है। तो नीचे हर एक के इस क्वेश्चंस में सिर्फ यही आंसर नहीं होना चाहिए बट वेरीफाई योर क्वेश्चंस करके, वेरीफाई द आंसर करके आपको नीचे वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई ऐसे करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m। यहाँ इस क्वेश्चन में m की वैल्यू है दोनों में, तो m की वैल्यू रखने के बाद यदि आपका इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, इफ यस देन योर आंसर विल बी वेरीफाइड। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है ये दोनों क्वेश्चंस आज के होमवर्क में। और 1.4 में ये थर्ड वन क्वेश्चन 1.2 1.3 देन 1.4
उसमें ये क्वेश्चंस भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 1.5। ये चौथा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है आपको, सिर्फ दोनों जगह पे आप सिंप्लीफाई करते जाओ और स्टेप्स में इम्प्लीमेंट करते जाओ। ये ऑलरेडी हम ब्रिज कोर्स में भी सीख चुके हैं और प्रीवियस ईयर के सेशन में भी देख चुके हैं। तो एक पहली स्क्रीन 1.5 की और भी उसका रिमेन पार्ट बाकी है, वो यहाँ पे है। और अप टू द एंड ऑफ दिस 1.5 यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1/12। ये पूरा स्टेप्स देख के आप करो, फिर भी कुछ दिक्कत आती है, देन यू कंसल्ट विथ मी एट एनी टाइम। So this is your 1.5, 1.2, 1.3, 1.4 and 1.5 अप टू द 1.5, यानी कितने 4 क्वेश्चंस इसमें हुए। और चार क्वेश्चन आपको अपनी फेयरबुक में भी लिखना है और फेयरबुक में लिख के फोटोग्राफ सेंड करना है। तो ये हो गया आपका होमवर्क 1.2 से लेके 1.5 तक। ओके, फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में 1.2 टू 1.5 आज का होमवर्क रहेगा। और जो आगे मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब 1.2, 3, 4 एंड 5, ये 4 और ये 4, टोटल 8 क्वेश्चंस का आज होमवर्क रहेगा। इज इट क्लियर? आई होप सो दैट you understood well what I am telling in front of you. If you find any kinds of the problem regarding this, you can also ask me, but do more practice this kinds of the simplification, find the value and everything. Okay, either you use whatever the method, there is nothing too hard, but the answer will be same. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.